हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फैक्ट कैरियर एकेडमी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे वाक्य में प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट का, इट्स, पर्सन एंड नंबर का। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी है। इसके ज्ञान के अभाव में हम सही ट्रांसलेशन की परिकल्पना नहीं कर सकते। सो लेट्स रीड इट। जैसा कि हम जानते हैं, पर्सन 3 होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको हम इस तरह से भी इंगित करते हैं, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पी, सेकंड पर्सन सेकंड पी एंड थर्ड पर्सन थर्ड पी। पी के माध्यम से संकेत कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, सिंगुलर नंबर, यानी नंबर हमारे तो होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर की बात करें यानी वह शब्द जिससे उसकी एक होने का पता चले, वो सिंगुलर है। और वह शब्द जिससे एक से अधिक की संख्या का बोध हो, वो प्लूरल नंबर कहलाता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता रखना है कि फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी। हालांकि इनके और भी केस होते हैं, जैसे ये सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं, आई एंड वी। आई का अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव केस तो मी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी तरह से तीसरा केस इनका होता है पजेसिव केस, जो नाउन और प्रोनाउन के केसेज होते हैं। हम यहाँ सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट का पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं, आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर आई होता है, इसके अलावा कोई और इस सीट पर नहीं आता। सेकंड, आई का बहुवचन अगर पूछा जाए तो क्या है, वो आई का बहुवचन ही है, वी। तो अगर हम देखें संस्कृत में, हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष में केवल मैं होता है। मैं का द्विवचन होता है हम दोनों, बहुवचन होता है हम सब। इसी तरह से इंग्लिश में आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है। अब बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की, यानी मध्यम पुरुष। संस्कृत में हम इसे मध्यम पुरुष करते हैं। एक वचन होता है दाऊ, यानी तू, लेकिन इसका प्रयोग व्याकरण में नहीं होता। इसी तरह से इसका जो दाऊ का जो प्लूरल है वो होता है यू। सेकंड पर्सन में हमारा है दाऊ और यू। ये हमारे देखा जाए तो 4 शब्द हैं केवल। फर्स्ट पर्सन में आसानी से याद कर सकते हैं आई और वी, और सेकंड में हम याद कर सकते हैं तो। बाकी इन तीनों को छोड़कर शेष सभी हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, यानी अन्य पुरुष में, प्रथम पुरुष में संस्कृत की दृष्टि से। जैसे कि हम देखें ही, शी, इट, दिस और दैट, ये सभी एक वचन है, सिंगुलर नाउन। इसके अलावा सिंगुलर नाउन, ये सर्वनाम है, और नाउन एक नाम, यानी किसी का नाम हो सकता है, जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, बुक आदि सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये थर्ड पर्सन एक वचन हुआ। इसी तरह से थर्ड पर्सन के बहुवचन, ही, सी का बहुवचन हुआ दे, इट का बहुवचन हुआ इट्स, दिस का बहुवचन हुआ दीज, दैट का बहुवचन हुआ दोज। इसी तरह से सिंगुलर नाउन का बहुवचन हुआ प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन संज्ञा। 2 या 2 से अधिक नाम को हम यहाँ पर इंगित कर सकते हैं। अब ये सारणी हमें सेंटेंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको याद करने में शायद समय लगेगा, लेकिन आपको आसानी से याद करने के लिए एक नोट दिया हुआ है। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट पर्सन याद करना तो हम केवल 2 ही सब्जेक्ट याद रख सकते हैं, आई और वी। और सेकंड पर्सन है तो उसमें दाऊ और यू। इसके अलावा जो शेष वर्ड आएंगे वो हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा मोनू, ये मोनू वर्ड को हमें देखना कि कौन से पर्सन में आएगा। तो देखें, हम फर्स्ट पर्सन में देखें तो आई, यानी मोनू नहीं है, और दूसरा है वी, 2 ही वर्ड है, तो यहाँ पर मोनू नहीं है, तो मोनू में फर्स्ट पर्सन नहीं हुआ। सेकंड में देखें तो दाऊ और यू, यहाँ भी मोनू नहीं है। तो मोनू ना तो फर्स्ट पर्सन में है और ना ही सेकंड पर्सन में है। तो मोनू कहाँ होगा? मोनू होगा हमारा थर्ड पर्सन। अब देखते हैं मोनू कितने वचन है, यानी मोनू की गिनती कितनी है, संख्या कितनी है। तो मोनू को देखा जाए तो 1, इसीलिए मोनू क्या हुआ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन हुआ। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, यानी मोनू जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। सिंगुलर नाउन है मोनू, एक नाम है मोनू, इसलिए थर्ड पर्सन का एक वचन होगा। अब इस सारणी की यदि महत्ता को देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो सर्वविदित है, सभी इस पर बहस करते हैं। ही गोज और आई गो। तो स्टूडेंट्स, आपने भी कभी इस पर बहस की होगी कि ही के साथ गोज है
और आई के साथ गो है, तो आपको आंसर दे दिया जाता है कि आई जो है वो एक बहुवचन है, बहुवचन है, जो कि गलत है, बहुवचन नहीं है। फिर इसके साथ गो क्यों है? उसका एक ही नियम है कि जो थर्ड पर्सन के एक वचन होंगे उनके साथ ऐसे यानी इसको हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी। अब आता है सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर दाऊ, जिसकी जगह हम यू का ही प्रयोग अब करते हैं व्याकरण में, और इसका है यू। इसके अलावा देखा जाए तो ये रहा हमारा थर्ड पर्सन का आप देखें तो ये तो सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है। जैसे अभी हमने ही, शी, इट पढ़ा था, ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन, वो इसमें आते हैं जैसे एक नाम। तो इनके साथ जो आएगा, इनके साथ जुड़ेगा केवल SEIS। अब ये प्लूरल नंबर है, ये आ गया बाकी अन्य के साथ। अब यहाँ देखा जाए तो कर्ता फर्स्ट पर्सन का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है? आई गो, वी गो, यू गो, और यहाँ पर दे जैसे आता है दे, तो दे गो। राम एंड मोहन ये गो। अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा? ही इसमें आ रहा है तो ही गोज, क्योंकि यहाँ पर SEIS जुड़ेगा, GOES गोज। और राम की बात करें तो राम सिंगुलर नंबर होगा, राम गोज। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो ही फर्स्ट फॉर्म में S या ES जुड़ेगी, और SEIS जोड़ने पर जब वर्ब में SEIS जुड़ जाती है तो उसको हम फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। और डीप नॉलेज के लिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो ये सारणी हर टेंस में आपको यही सारणी काम आएगी, आपको बड़े बड़े नियम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस अगेन फिर से हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, केवल 2 सब्जेक्ट हैं। सेकंड पर्सन में दाऊ और यू, यहाँ भी 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन यू का दाऊ का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हम एक ही कह सकते हैं। अब इसे याद इस तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकंड पर्सन में यू। यानी याद करने का अगर हम तरीका देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकंड पर्सन में यू, बाकी सब थर्ड पर्सन। इस तरह से इस पर्सन की सारणी को याद कर सकते हैं। तो जब आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो उसमें आपको देखा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में ETC लिखते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखने के बाद में उसका पर्सन और नंबर पता करेंगे, आपको पता चल जाएगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग हो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, ETC की लिखते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया सब्जेक्ट का। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वर्ब के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, समझ आई हो तो शेयर भी करें, और कमेंट में आप बताएं कि आपकी वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।